कुछ दिनों पहले गिरफ्तार 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन सबको 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ये संदेह भी है कि इन सब के पास बहुत सारी जानकारियां भी हैं और हो सकता है कि पूर्व सांसद जो महतो थे, सुनील महतो, उनकी हत्याकांड में भी इनके पास कोई जानकारी हो, ये शामिल हो। तो इनको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस आदमी को, प्रशांत बोस को, जेएमएम के पूर्व सांसद सुनील महतो हत्याकांड में भी इसके शामिल होने की बात कही जा रही है। उससे पूछताछ के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा की पुलिस भी अपनी टीमें भेज रही हैं। देखिए, प्रशांत बोस बिहार, झारखंड या आप कह सकते हैं कि सीपीआई माओइस्ट के हायरार्की में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और इनको अमूमन तो इन्हें आइडियोलॉग भी माना जाता है, लेकिन आइडियोलॉग होने के साथ साथ इन दोनों राज्यों में खासकर जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए, वो चाहे जहानाबाद जेल ब्रेक की घटना हो या झारखंड में पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या हो या रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, उन सभी घटनाओं के मास्टरमाइंड के रूप में उन्हें जाना जाता है। फिलहाल जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो पिछले शुक्रवार को, जब वो सरायकेला आ रहे थे, वो पिछले 2-3 सालों से उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक लगा था, जिसके कारण वो जगह बदल कर अपनी इलाज करा रहे थे। और उस दिन सरायकेला खरसावां में जो है वो एक टोल पे पकड़े गए थे। उनके बारे में जो है, उनके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी और उसी आधार पर पुलिस ने उन्हें, झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद कल सोमवार को उन्हें दोपहर में वहां के सरायकेला के स्थानीय कोर्ट ने रिमांड पर, पुलिस को 7 दिनों के रिमांड पर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगले 150 घंटों तक न केवल झारखंड पुलिस बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी यहां पर आएगी और उनसे बारी बारी से पूछताछ करेगी। कुछ राज्यों की पुलिस उन्हें अपने यहाँ की घटनाओं के संबंध में एक बार झारखंड पुलिस अपनी पूछताछ पूरी कर ले, उसके बाद बारी बारी से उन्हें अलग अलग राज्यों में भी के पुलिस जो है उन्हें रिमांड पर ले जाकर वहां पर पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ काफी अहम इसलिए है कि पहली बार इतने बड़े नक्सली नेता को जिंदा पकड़ा गया है। हालांकि उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल उन्हें रखना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ये नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का बहाना बनाकर वो हो सकता है कि पुलिस वालों की पूछताछ में थोड़े से जो है टाल मटोल का रवैया अपनाएं। लेकिन हाँ, झारखंड पुलिस कहती है कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ से कई मामलों का उद्भेदन एक साथ हो जाएगा। बिहार में पिछले कुछ वक्त में लगातार घटनाएं हुई हैं जहरीली शराब पीने की वजह से मौतों की, जिसके चलते राज्य की सरकार शराबबंदी पर एक समीक्षा बैठक कर रही है। अब इसको लेकर सियासत ठनी हुई है, क्योंकि बिहार सरकार के ऊपर विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। इस सबके बीच में मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभाग में मंत्री और कई अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे हैं। ये जो बैठक होने जा रही है या हो रही है, जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसको नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि शराबबंदी लागू रहेगी। ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया? इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी सहमति से हुआ, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब, गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए। शराब पियोगे तो मरोगे। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लेकर के कितने रिव्यू मीटिंग किए हैं? हादसा रुका है या कम हुआ है या बढ़ा है? तो जितना रिव्यू मीटिंग हुआ है, ये समीक्षा बैठक नहीं, भिक्षा बैठक है। इस बैठक में होगा कि भाई आपका डिपार्टमेंट ने कितना कमाई की, आरसीपी टैक्स कितना मिला, कितना आपका डिपार्टमेंट ने लिया, तुम कम लाए हो तुम्हारा हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, किसी और को मौका दो ज्यादा भिक्षा देगा। ये खेला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के घर नैनीताल पर आगजनी की काम हुआ है, जिसको लेकर कई सारे बोले जा रहे हैं, लेकिन नैनीताल के घर पर पथराव भी हुआ है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ गुस्सा इसलिए भड़क रहा है क्योंकि
उन्होंने एक किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, जो विवादों में है। सलमान खुर्शीद की इस किताब में कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई जा रही है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईसिस से की है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने ऐसी किसी भी तुलना से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी किताब समाज में मेल जोल का संदेश देती है। ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं, क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। मेरे साथ बैठे, किसी और के साथ बैठे, हमारे नेतृत्व के साथ बैठे, लेकिन बैठना तो होगा, साथ बैठना तो होगा। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब को सुन रहे थे आप। और देश में कई जगहों पर मांसाहारी या नॉनवेज स्टॉल पर लेकर कई सारे पाबंदियों की बात उठती रही है, लेकिन अब जो पाबंदियां हैं ये आप देख रहे हैं कि ये गुजरात की कई सारी नगर पालिकाओं में हो भी गया है। अहमदाबाद महानगर पालिका इसमें नया उपक्रम है जिसने नॉनवेज स्टॉल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अहमदाबाद की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा है कि स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वालों के जितने भी स्टॉल हैं उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। यानी कि वो अब अपने अंडे की दुकान या चिकन को लेकर कोई भी अगर स्टॉल खोले हुए हैं तो वो सब नहीं चालू रह सकती, उन सबको बंद किया जाएगा। तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहां से लारी हटाई जाएगी। बाद में धार्मिक प्लेस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉल है, उसके आसपास भी 100 मीटर के दायरे में भी एक स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव था, वो ठहराव 100 मीटर के अंदर नहीं रह सकते। तो इस मुताबिक आज की टाउन प्लानिंग कमेटी ने एक निर्णय किया है कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहां से ये लारी इंडा, आमलेट, नॉनवेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। कल से अहमदाबाद टाउन प्लानिंग की टीम एक्शन में आई जाएगी और ये तात्कालिक निर्णय लिया गया है। अब क्या होगा, हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। अब क्या होगा, हम लोग को ये पेट भरता है, उसी से रोजी चलता है। अभी मियाँ बीवी कहाँ से हम लाएंगे, खिलाएंगे? अभी हम लोग कहाँ से खर्चा उठाएंगे? बोलता लारी बंद करो, दुकान चालू करो, ऐसा थोड़ी होता है। दुकान भी बंद करा दो, फिर एक रोजगार बंद हो जाता है हमारा, तो मतलब तकलीफ तो होता है। लेकिन पहले बोलना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं मत लगाओ यूँ, तो हम मतलब नहीं लगाते। तो ये मतलब डायरेक्ट उठा लिया लारी, तो मतलब उनको बोलना तो चाहिए ना पहले यूँ। गवर्नमेंट को क्या जो भी डिसीजन निकालना चाहिए, या बंद या फिर चालू, कुछ तो डिसीजन देना चाहिए ना। अंडे की लारी बंद करो यूँ, लेकिन ये तो मतलब हमारा तो ये सैंडविच का है लारी, वो भी मतलब कुछ बताया नहीं और भर दिया सीधा। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा। नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर चोरी चलाकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। तो फिर ये लोग आप निर्णय कुछ निकालिए या धंधा करवाइए, नहीं तो कहीं जगह दीजिए। खबरें देखी होंगी, गाजियाबाद के लोनी में किस तरीके से गौ तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा था। कथित तौर पर उनको गोली मारकर उनको गिरफ्तारी की जा रही थी। इस पूरे मामले में वहां के जो एसओचओ हैं उनका तबादला कर दिया गया है। अब इस तबादले को लेकर भी सियासत चल रही है, क्योंकि जो वहां के बीजेपी के विधायक हैं वो सामने आ गए हैं इस एसएचओ के बचाव में, और एसएचओ ने खुद ने चिट्ठी भी लिखी है और वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने गौ तस्करों के खिलाफ काम किया है। लोनी में कथित 7 गौ तस्करों को पैर में गोली मारने के मामले की अब जांच होगी। मुठभेड़ के दौरान कथित सभी 7 गौ तस्करों के एक ही जगह पर गोली मारने वाले थाने के एसएचओ राजेंद्र त्यागी का 2 दिन बाद तबादला कर दिया गया। इससे नाराज एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने अपने रोज नामचे में लिखा है, मुझे लगता है कि गौ तस्करों के गिरफ्तार करने के कारण ही मेरा तबादला हुआ है। तबादला होने से मेरा मनोबल टूट गया है। फिलहाल मैं नौकरी करने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। एसएचओ राजेंद्र त्यागी ही नहीं, लोनी के हिंदूवादी संगठन और खुद बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी गाजियाबाद एसएसपी से नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि एसएचओ राजेंद्र त्यागी का तबादला करके
गाजियाबाद पुलिस गौ तस्करों को संरक्षण दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गौ तस्करों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गौ तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। दरअसल गुरुवार को लोनी के इसी गोदाम में पुलिस के साथ कथित गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 17 राउंड गोली चलने और कथित गौ तस्करों को घुटने के नीचे गोली मारने पर सवाल उठने लगे। एसएचओ साहब से मैं मिला जिन्होंने ये मुठभेड़ की थी और कथित गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक शार्प शूटर रहा हूं। इस मुठभेड़ में अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जो फायरिंग की वो हमारे किसी पुलिस के शख्स को नहीं लगा, बल्कि वो मेरी जीप में लगा और इसके बाद में हमने फायरिंग की। तो चूंकि मैं शार्प शूटर रह चुका हूं तो इसलिए मेरा जो निशाना है वो सभी के पैर में लगा। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने विधायक के आरोप को निराधार बताया और मुठभेड़ की जांच लोनी सीओ से कराने का फैसला किया है। सीओ जो है लोनी, उनको एक मौके पे जाके इंक्वायर करके सारे फैक्ट्स की कि वहाँ घटनाक्रम क्या रहा है और एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उधर अब पता चला है कि कथित गौ तस्करी में पकड़े गए 7 में से एक आरोपी नाबालिग है और उसके परिजनों का कहना है कि वो गोदाम में ड्रम साफ करने का काम करते थे। लेकिन इस मुठभेड़ में सभी को एक खास जगह पर गोली लगना और गोदाम के मालिक का सामने न आना कई सवाल खड़े करता है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद लगातार दबाव था कि किस तरीके से ये जो गिरफ्तारी है इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी का कई संगठनों ने विरोध भी किया था। अब महिला पत्रकारों को जमानत मिल गई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि ये गैर जरूरी थी इस तरीके की जमानत। 2 युवा महिला पत्रकारों 21 साल की समृद्धि सकुनिया और 24 साल की स्वर्णा झा की 2 दिन चली आफत आखिरकार खत्म हुई। त्रिपुरा जिले के गोमती जिले की सीजीएम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। त्रिपुरा पुलिस ने इन दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार करते हुए दावा किया था कि उन्होंने ट्विटर पर पाक कुरान को लेकर झूठी खबर दी थी, जिसकी वजह से धार्मिक विद्वेष पैदा हो रहा था। उनकी पोस्ट गोमती जिले के काकराबन में दरगाह बाजार की प्रार्थना सभा में लगी आग को लेकर थी। पत्रकारों ने खबर दी थी कि स्थानीय लोगों के मुताबिक पवित्र पुस्तक भी जल गई थी। अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करके संतुष्ट थी। वे सिर्फ जमानत अर्जी का विरोध ही नहीं कर रहे थे। ये पता चलता है कि राज्य सरकार किस हद तक प्रतिशोध से भरी है। आज अदालत में सरकार पक्ष के वकील ने पुलिस रिमांड की मांग की थी ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और भी ये 2 जर्नलिस्ट को इंटरोगेट कर पाए, मगर अदालत ने बेल देते हुए ये कहा कि जिस तरीके की एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी तरीके की हिरासत नहीं हो सकती है। सरकारी वकील ने कोर्ट से 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में हिरासत की जरूरत नहीं है। वैसे अदालत ने उन्हें कहा है कि जांच में सहयोग करें। त्रिपुरा से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहानी मुंबई की। कई परिवार ऐसे थे जिनका घर टूट गया, क्योंकि उनके घर टूटने के पीछे बहुत सारी वजह थी। उनकी घरों की दीवारें टूट गई थीं और उसके बाद उनको जो है शिफ्ट कर दिया गया था कि स्कूल में इसलिए शिफ्ट किया गया था, उनको भेजा गया था क्योंकि उस वक्त में कोविड चल रहा था और कोविड के चलते स्कूल बंद थे। इसलिए परिवारों को पनाह मिली, छत मिली एक स्कूल के नीचे। अब स्कूल को दोबारा शुरू किया जा रहा है तो 4 महीने से 10 परिवार परेशान हैं और अपने लिए एक छत ढूंढ रहे हैं। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। अभी तो क्या वो 8 बजे का स्कूल है तो सुबह 7 बजे नहा के धो के बाहर बैठना पड़ता है और खाना खाने के मेरे मतलब सगे वाले उनके घर पे जाना पड़ता है। अभी 5 महीना हुआ, अभी घर में जाएंगे तो किसी के घर में जाएंगे, अभी खाना खाएंगे तो शर्म हम लोगों का आते खुद को कि इसके घर में कैसे जाओ। करीब 4.5 महीनों से संगीता कामले इसी तरह से कई परेशानियों का सामना करते हुए अपना घर चला रही हैं। 18 जुलाई के दिन मुंबई के वाशीनाका इलाके में भारी बारिश के कारण दीवार ढहने से 20 लोगों की मौत हुई और कई घर तबाह हो गए, जिसमें संगीता का घर भी शामिल था।
तब से ही संगीता अपने परिवार के साथ बीएमसी स्कूल में रहती हैं। पति बेरोजगार है, बच्चों को मजबूरन रिश्तेदारों के घर छोड़ना पड़ा। संगीता घरों में काम कर चंद हजार रुपए कमा रही हैं, जिससे पूरा महीना नहीं चल पाता है। रिश्तेदार कई किलोमीटर दूर रहते हैं, हर रोज इतने दूर जाकर खाना खाने में पैसे खर्च होते हैं। सरकार ने जल्द पुनर्वास की बात कही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो बोले कि देंगे, तुम लोगों को शिफ्टिंग देंगे, विष्णुनगर तक मतलब 12 परिवार है ना, उनको हम लोग देंगे, लेकिन देंगे कभी वो नहीं मालूम। सब बोलते हैं आके कि हाँ देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब स्कूल शुरू होने के कारण परिवार वालों को बीएमसी ने 2 कमरे दिए हैं। इसमें ही 10 परिवार रह रहे हैं। स्कूल होने के कारण यहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पहले 2 महीने प्रशासन ने खाना पहुँचाया, बाद में उसे बंद कर दिया। मालाश्री के परिवार में माता पिता के साथ दादी भी हैं, जिनकी मानसिक स्थिति खराब है। पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बेटी बता रही है कि खाने में ही पूरी कमाई खत्म हो जाती है। हम सुबह में 4-5 जन हैं, हम लोग 3 ही प्लेट लाते हैं, उसमें ही 4-5 जन खाते हैं। नाश्ता जी हाँ, यस। यहाँ पे से इडली वड़ा लाते हैं और वो एक नाश्ता 25 रुपए का, और 25 रुपए में मेरे पापा रिक्शा चले तो अकेले ही काम करते हैं, हमारे घर में कोई काम नहीं करता है, तो पैसे का भी परेशानी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुबह में 200-300 रुपये जाएंगे नाश्ता के लिए, तो कमाने में ही 400-500 रुपये कमाते हैं, तो 200-300 रुपये नाश्ता में जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। इसी स्कूल में रात की पाली भी चलती है। ऐसे में लोगों को रात में सोने में भी देरी होती है। कमरे में हर कोई सो नहीं पाता है, इसलिए लोग बाहर भी सोते हैं। जो बिस्तर इन्हें दिया गया है वो बहुत ही खराब है और बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। अभी ये जो दिया है ना, इससे ना इतना खुजली होता है ना, बहुत खुजली होता है, पूरा रेड हो जाता है। ये देखो बच्चों को कितना मेरे निशान हो गए पूरा पैर के ऊपर, ये सब ना उसी का ही है। अभी इस पे हम लोग सोते नहीं, हम लोग नीचे सोते, चटाई बिछा के सोते हम लोग। बहुत सारे नेता आए थे, लेकिन बोल रहे थे हम लोग को शिफ्टिंग देंगे। अभी स्कूल में रखा है, स्कूल में कोई आता नहीं जाता नहीं, क्या प्रॉब्लम है ये भी नहीं देखते, कैसे ये लोग रहते वो भी नहीं देखते। बीएमसी स्कूल के इस छोटे से कमरे में रहने वाले 5 परिवार दिन भर इसी तरह से अपना समय बिताते हैं। दोपहर के समय एक परिवार खाना खा रहा है, तो वहीं दूसरे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जिन नेताओं ने वादे किए थे बड़े बड़े, शायद उन्हें ये अब याद भी नहीं है, लेकिन ये सभी लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कब अपना पक्का मकान दिया जाएगा और कब पिछले 5 महीनों से जो ये परेशानी झेल रहे हैं उससे ये निजात पाएंगे।